अभी अभी लैग हो रही है, प्रीवियस क्लास में लैग नहीं हो रही थी। अभी आपको क्या नजर आ रहा है? So what is transfer pricing? See, imagine there's a group, A, B, C group. सही है? It's okay, keep yourself unmuted. ओके, ठीक है। There is a group, A, B, C group of companies. They have multiple companies, okay? Imagine they have two companies. For now, just imagine they have two companies. They have rice mills. So yeah, number one, they make rice, and number two, they have restaurants. Restaurants, right? Now, what they can do is imagine rice mills are in country A and restaurants are in country B. ठीक है? Yeah. Now, in country A there is lesser tax and in country B there is more tax. Okay. In country A there is lesser tax and in country B there is More tax. more tax. Oh, sorry, उल्टा कर दिया मैंने. This is how it should be. Now, what they do is they sell rice from their company rice mills to their company restaurants. ठीक है? So, what happens is the sales of this company becomes the cost for this company. Right, सही है। Company A sells, they sell rice to To restaurants. company A sells rice to restaurants. ठीक है? Okay. So the sales of company A, the sales of the rice mill is the cost of the restaurants. ठीक है। Now imagine अब रेस्टोरेंट वाली जिस कंट्री में रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे टैक्स ज्यादा है कम है? तो वहाँ पे टैक्स आता है। टैक्स ज्यादा है। जी। तो हमें प्रॉफिट और राइस मिल्स में टैक्स कहाँ है, कितना है, कम है ज्यादा है? कम है। कम है। तो हमें रेस्टोरेंट्स के अंदर लाइक उस कंट्री में जो हमारी कंपनी काम कर रही है कंट्री बी में, दैट इज रेस्टोरेंट्स, और कंट्री ए में हमारी राइस मिल्स हैं, तो हमें ज्यादा प्रॉफिट कहाँ दिखाना चाहिए, इन द हायर टैक्स कंट्री और द लोअर टैक्स कंट्री? इन द प्रॉफिट हमें ज्यादा कहाँ दिखाना चाहिए, दैट्स योर क्वेश्चन? आई थिंक मतलब हमें कहाँ प्रॉफिट, low- कहाँ फायदा होगा हमें प्रॉफिट का, लोअर टैक्स का, टैक्स। प्रॉफिट का? यस, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लोअर टैक्स के कंट्री में यहाँ पे रिपोर्ट करें। ठीक है। मैं पूरे ग्रुप के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ अभी। तो ग्रुप के ओवरऑल फेवर में ये होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कहाँ रिपोर्ट करें, लोअर टैक्स कंट्री में, मींस इन द रेस्टोरेंट्स, ठीक है? सॉरी इन द राइस मिल, सॉरी
My Yeah. bad, in the rice mills, country A. Mm-hmm. तो होगा क्या, हम अपनी राइस मिल से जो राइस सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस Mm-hmm. बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। Okay. उससे होगा क्या, रेस्टोरेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ आ गई? Mm-hmm. बिल्कुल। और रेस्टोरेंट जो प्रॉफिट अर्न कर रहा था वो प्रॉफिट इनडायरेक्टली हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट अब यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ की उसका वो कॉस्ट की वहां पे वो प्रॉफिट कम खत्म होकर कॉस्ट में आ गया, और वो कॉस्ट अल्टीमेटली राइस मिल्स की सेलिंग प्राइस थी, सेल्स थी। क्या? या। बात समझ आई जी। या नहीं अंडरस्टूड। आई? अंडरस्टूड। सो हमने क्या किया, हमने राइस मिल्स की अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर दी। Mm-hmm. उससे हुआ क्या, हमने ज्यादा चार्ज किया रेस्टोरेंट्स को, Okay. और अल्टीमेटली रेस्टोरेंट का क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई तो Cost प्रॉफिट कम हो गया। जी। तो यहाँ पे प्रॉफिट कम रिपोर्ट किया हमने इन द हायर टैक्स कंट्री, ठीक है। और अल्टीमेटली वो प्रॉफिट फिर शिफ्ट कहाँ पे हो गया, कंट्री ए में जहाँ राइस था, कंट्री। यस। क्योंकि वहां हमने ज्यादा चार्ज कर लिया, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो कॉस्ट बन गई वो यहाँ पे सेल्स बन के आ गई। ओके। बात समझ आई? यस। अंडरस्टूड। So this is how you can use the the concept of transfer pricing. ओके, सही है। कि आप अपनी एक कंपनी से दूसरी कंपनी को कॉस्ट चार्ज कर दो। लाइक सी कंपनीज तो इंडिपेंडेंट होती है ना, कंपनीज आर इंडिपेंडेंट एंटिटीज। राइट। तो आप अपनी एक कंपनी से दूसरी कंपनी को कॉस्ट चार्ज कर दो, उससे क्या होगा, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, अल्टीमेटली प्रॉफिट गिर जाएगा, और वो प्रॉफिट अल्टीमेटली आ किसके पास जाएगा, जो चार्ज कर रहा है। ओके, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रॉयल्टी की एग्जाम्पल दूं, रॉयल्टी क्यों ज्यादातर कंट्रीज वैसे तो रॉयल्टी इसलिए पे की जाती है, रॉयल्टी क्या होती है? It's basically like royalty is basically like the money that you earn. That's like an extra money. It's like an expense for the company हम्म। who is giving the royalty, and ओके, we give that रॉयल्टी, to owners. रॉयल्टी समथिंग कि आप अगर मेरी कोई चीज यूज कर रहे हो तो उस पर मुझे पैसे चाहिए, दैट्स इट। Okay. मैंने कोई म्यूजिक बनाया, मैंने म्यूजिक, आप एक डीजे हो, आपने अपने किसी कॉन्सर्ट के अंदर वो म्यूजिक रन किया, आपने अपनी किसी पार्टी के अंदर वो म्यूजिक रन किया, वो म्यूजिक किसका था, मेरा था। तो मैं आपको कहूंगा कि आप मुझे रॉयल्टी दो, ठीक है? ठीक है। मैंने किसी टेलीविजन को अपनी मूवी चलाने के राइट्स दिए, तो टेलीविजन मुझे रॉयल्टी देगा, वो जो भी चैनल है। ठीक है। ऐसे ही अगर लेट्स सपोज इमेजिन पाकिस्तान में जैसे देयर आर वेरियस कंपनीज, फॉर एग्जांपल हैव यू हर्ड अबाउट किया, द कार ब्रांड? Yes. पाकिस्तान में जो किया की कार्स हैं, दोज आर नॉट लाइक, द किया इज नॉट डायरेक्टली मेकिंग देम, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड लकी मोटर कंपनी, LMC। Okay. दिस इज अ पाकिस्तानी कंपनी। इन्होंने किया से उनका ब्रांड बोरो किया हुआ है कि हम आपके नाम से गाड़ियां बना के यहाँ पे सेल करेंगे। सेम एज जैसे मैं आज जाऊं और मैं मैकडोनल्ड्स को कहूं कि मुझे आपका रेस्टोरेंट खोलना है, Like आप अपना franchising. नाम, यस, फ्रेंचाइजिंग काइंड ऑफ थिंग। Okay. क्या होता है, वो कहेंगे कि ओके डू इट, बट बिकॉज यू आर यूजिंग आवर नेम यू हैव टू पे अस द रॉयल्टी। ठीक है। तो रॉयल्टी वैसे तो इस वजह से पे की जाती है कि आप किसी और की कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, उस पर आप अर्निंग कर रहे हो जो भी, बट रॉयल्टी का अगर एक और आप देखो ना, तो उसको भी इसलिए यूज किया जाता है, काइंड ऑफ अ ट्रांसफर प्राइस। क्या होगा, इमेजिन देयर इज अ यू नो, लेट्स सपोज देयर इज अ दुबई बेस्ड कंपनी, और उसने अपनी एक ब्रांच पाकिस्तान में खोली, जस्ट इमेजिन। अब Okay. पाकिस्तान में बहुत टैक्सेस हैं, दुबई में टैक्सेस हैं ही नहीं, जस्ट इमेजिन। ठीक है। पेरेंट कंपनी कहाँ है? पेरेंट कंपनी इज इन दुबई, Okay. एंड दुबई में नो टैक्स। Okay.
और सब्सिडरी कहाँ है? पाकिस्तान. Mhm. And there are high taxes in Pakistan. Yes. तो पेरेंट कंपनी क्या करेगी? सब्सिडरी से कहेगी कि आप मुझे क्या दो, रॉयल्टी दो, Okay. या आप मुझे कोई भी एक्स वाई जेड कोई अपने पास से कोई टर्म इन्वेंट कर लेंगे और उनको कहेंगे आप हमें फीस दो, कुछ भी दो, बस दो. Mhm. उससे क्या होगा? सब्सिडरी की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रॉयल्टी और एनीथिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कॉस्ट. Mhm. अल्टीमेटली सब्सिडरी का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा. Yeah. ये जो पे कर रहा है वो किसको कर रहा है? पेरेंट कंपनी को. तो अल्टीमेटली वो कॉस्ट जो है वो पेरेंट कंपनी का रेवेन्यू बन गया. Yes. इससे हुआ क्या? आपका जो सब्सिडरी का प्रॉफिट था वो शिफ्ट हो गया पेरेंट के पास. जी. तो रादर देन के एज अ ग्रुप, अगर मैं पूरे ग्रुप की बात करूं, ग्लोबल ग्रुप, लाइक ग्लोबली अगर मैं देखूं, तो मैंने टैक्स सेव किया. मैंने एक हाई टैक्स रीजन से लो टैक्स रीजन के अंदर अपना प्रॉफिट रोटेट कर लिया, शिफ्ट कर लिया. सही है. राइट. तो ट्रांसफर प्राइसिंग के थ्रू भी ऐसा होता है, और रॉयल्टी या इस टाइप की कोई फीस वगैरह चार्ज करके भी आप इस तरीके से करते हो. दिस इज नॉट इलीगल, दिस इज लीगल. बट द थिंग इज के गवर्नमेंट फिर इसको रोकती भी है, कहती है कि भाई आप क्यों इतना फजूल में कर रहे हो ना. तो एक लेवल तक गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करती है, एक लेवल के बाद वो भी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उनको भी पता है कि आप ऐसे खेल रहे हो. ठीक है. ओके. सही है. तो रॉयल्टी और इन चीजों के साथ भी होता है. ऐसे ही ट्रांसफर प्राइसिंग का भी इसलिए भी यूज होता है. Also, transfer pricing is always for internal, no? Never for external people. For external people, we will never call it transfer price. Correct? ट्रांसफर प्राइसिंग मीन्स It's always internally. If either, I'm yes, selling it either, to someone, it's not transfer price. yes, if you're selling it to a third party, then it's not transfer pricing. But for example, see, there are two companies, na? Rice mills and restaurants were two different companies. Yeah, they were But the thing is, I was talking about from the perspective of the whole group. Yes. Then it became internal from the perspective of a group. Although Okay. these were two separate companies, तो individually आप इनको कहोगे कि sales हो रही है, third party sales है, restaurants अलग है, rice mills अलग हैं. But from the perspective of a group, these are internal. ठीक है. Okay. अब ये मैंने आपको एक ग्रुप के पर्सपेक्टिव से एग्जांपल दी. Now let's just zoom in on the rice mills. Okay. अब राइस मिल्स के अंदर इमेजिन देयर आर टू डिविजन्स. Okay. डिवीजन ए, डिवीजन बी. ठीक है. Okay. इमेजिन डिवीजन ए जो है वो आपके पास लेके आता है जस्ट द रीब्ड राइस, लाइक जो आपने बिल्कुल अभी अभी फार्म से निकाला होता है, उसको कोई प्रोसेस नहीं किया होता, कुछ भी नहीं किया होता. Okay. Like raw फ्रेशली, rice. yeah, freshly raw rice you can say. ठीक है. डिवीजन बी क्या करता है? डिवीजन बी इसको क्लीन करता है, क्लीन एंड प्रोसेस्ड राइस में कन्वर्ट करता है. Okay. एंड बोथ ऑफ देम आर प्रॉफिट सेंटर्स. तो इन दोनों के बीच में भी ट्रांसफर प्राइसिंग होगी. ठीक है. जैसे फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पूरे ग्रुप में भी ट्रांसफर प्राइसिंग थी. सी, राइस मिल्स सिर्फ रेस्टोरेंट्स को सेल नहीं कर रहा था, राइस मिल्स बाहर भी सेल कर सकता था, किसी और को भी राइस सेल कर सकता है, और रेस्टोरेंट को भी कर सकता है. ठीक है. Right. सिमिलरली राइस मिल्स के जो दो डिविजन्स हैं, डिवीजन ए इज द सेलिंग डिवीजन फॉर अस एंड डिवीजन बी इज द परचेजिंग डिवीजन. अब डिवीजन ए ने रॉ राइस जाके कलेक्ट किया. नाउ इट हैज टू ऑप्शंस, आइदर ये एक्सटर्नल मार्केट में सेल कर दे, क्योंकि और भी तो कंपनीज होंगी जो ये काम कर रही होंगी क्लीन प्रोसेस राइस बनाने का. उनको भी तो रॉ राइस चाहिए होगा क्लीन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए. Yeah.
या फिर वो इंटरनली डिवीजन बी को दे दे। ओके। ठीक है। यस। अब हमेशा आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता कि आपके पास एक एक्सटर्नल मार्केट हो। ओके। कभी कभी आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसकी कोई एक्सटर्नल मार्केट नहीं होती व्हेन इट्स पार्टली फिनिश्ड। डिवीजन ए में अगर एक चीज हुई हुई है, डिवीजन बी में नहीं गई, मींस इट्स पार्टली फिनिश्ड। आधा काम हुआ है, आधा भी नहीं हुआ, आधा होना रहता है। तो नाउ इट डिपेंड्स कि आप डिवीजन ए और बी में क्या प्राइस चार्ज करोगे। द ट्रांसफर प्राइस, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिबेट। ओके। तो एक मैंने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी बता दिया कि ग्रुप के पर्सपेक्टिव से भी ट्रांसफर प्राइसिंग हो सकती है। एंड सेकेंडली व्हेन यू जूम द पिक्चर, यू कैन सी कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन भी ट्रांसफर प्राइस होती है। ओके। इट्स जस्ट दैट ट्रांसफर प्राइसिंग एक्सटर्नल वाली जो आपकी बात थी, ट्रांसफर प्राइसिंग बिल्कुल एक्सटर्नली नहीं होती, इंटरनली होती है। वेदर इट बी इंटरनली इन वन कंपनी और इंटरनली इन अ ग्रुप बिटवीन कंपनीज। ठीक है। But we will just be talking about within one company and within its divisions. We will not be talking about group. ठीक है। ओके। Group was just to give you an example. Now, there are some objectives of transfer pricing. For example, goal congruence. के again, आप जो भी transfer price select करो, it should be in the broader interest of the company as a whole. अब क्योंकि डिवीजन ए यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवीजन ए क्या है, सेलर है, राइट? यस। ये रॉ राइस सेल करेगा। और डिवीजन क्या, बी क्या है? बायर। डिवीजन बी इज बायर। डिवीजन बी रॉ राइस बाय करेगा। यस। अब सेलर की कोशिश ये होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा चार्ज करूं, और बायर की कोशिश ये होगी कि मैं कम से कम पे सामान खरीदूं। यस। So whatever the price they both agree on, it should be in the broader in the broader interest of the company as a whole, not their own individual benefits, not their individual interest. ठीक है? ओके। ठीक है। So the transfer price should assist in maximizing overall company profits. ठीक है। See, a common feature of exam questions is that a transfer price is set that results in suboptimal behavior. What is suboptimal behavior? Suboptimal behavior means which is like against the best interest of the company. Dysfunctional behavior. तो एग्जाम में मोस्टली आपको कोई क्वेश्चन जो दिए होंगे उनमें कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि ऐसी पिक्चर नजर आ रही हो कि यू नो कि जो एग्जिस्टिंग जो मैनेजमेंट है वो जो कर रही है वो गलत कर रही है, वो गलत ट्रांसफर प्राइसिंग कर रही है, और यू मे बी आस्क्ड टू करेक्ट देम। ओके। सही है। ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अगेन मैंने भी आपको बताया, बोथ ऑफ द सेंटर्स आर प्रॉफिट सेंटर्स। ट्रांसफर प्राइस शुड अलाउ द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिवीजन टू बी असेस्ड फेयरली। ऐसा ना हो कि एक की मैंने भी बताया ना, प्रॉफिट आप इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे कंपनीज की एग्जांपल दी थी कि कंपनी ए कंपनी बी में प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकती है। लाइक रेस्टोरेंट से राइस मिल में प्रॉफिट ट्रांसफर हो सकता है इधर उधर, जी। राइट? जी जी, हो सकता है। तो ऐसे ही जब अब ये मैंने और माइक्रो लेवल पे आ गया, लेकिन बात तो वही है, सेम सिनेरियो है कि अगर डिवीजन ए ने ज्यादा प्राइस चार्ज कर दी तो होगा क्या, डिवीजन बी का जो प्रॉफिट है वो ए के पास आ जाएगा। ठीक है। बात समझ आई? यस। बी की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो अल्टीमेटली बी का प्रॉफिट गिर जाएगा, और वो जो कॉस्ट इंक्रीज हुई है तो वो सेल्स किसकी है, ए की। तो वो ए के पास सेल्स बन के चला जाएगा, अल्टीमेटली उसके प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। तो मतलब इन अ कंपनी नेट प्रॉफिट जीरो होगा? नहीं, ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट तो सेम नेट होगा। बेसिस पे सेम होगा, बट विद इन द डिवीजन इंडिविजुअली एक का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एक का कम हो जाएगा। ठीक है। डिवीजन बी को ऐसा नजर आएगा कि डिवीजन बी ने कुछ कम अर्न ही नहीं किया, और सारा का सारा प्रॉफिट डिवीजन ए ने अर्न किया है। ओके, सही है।
तो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम बी टू ए अगर ए ने ज्यादा प्राइस चार्ज की। ठीक है। ऐसे ही अगर ए ने कम प्राइस चार्ज की तो ए का प्रॉफिट बी के पास चला जाएगा, ओके, सही है। क्योंकि बी को फिर फायदा हो जाएगा, ओके। क्योंकि बी की कॉस्ट जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी, बी की कॉस्ट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए ने सेल्स ही कम किया, उसने चार्ज ही कम किया। ठीक है। बट ऐसा होगा नहीं, ए हमेशा चाहेगा मैं ज्यादा चार्ज करूं और बी हमेशा चाहेगा मैं कम पे बाय करूं। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकते हो, इधर से उधर प्रॉफिट ट्रांसफर हो सकता है, जिस वजह से डीमोटिवेशन हो सकती है, जिस वजह से हो सकता है कि फेयरली असेस ना किया जा सके किसी एक डिवीजन को। सो दिस इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द मेजर व्हाट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ ट्रांसफर ओके। प्राइसिंग सिस्टम कि इट शुड बी फेयर। ठीक है। ऐसा ना हो कि एक का प्रॉफिट दूसरे के पास चला गया तो जिस बेचारे का प्रॉफिट ऑन जेन्युइनली जिसका प्रॉफिट था उसको बोनस ही नहीं मिल रहा क्योंकि उसने कुछ अर्न ही नहीं किया, ऑल्दो उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए था, अनफेयरली दूसरे डिवीजन ने प्रॉफिट ले लिया उसका। ठीक है। ठीक है, तो ये अनफेयर सिस्टम नहीं होना चाहिए। ओके। थर्ड इज ऑटोनॉमी, मींस डिविजन्स के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिशन होनी चाहिए, हम्म। एक व्हाट कैन वी से, उनके पास एक उनकी अपनी पावर होनी चाहिए कि वट एवर ट्रांसफर प्राइस दे वांट टू सेलेक्ट, दे वांट टू गो विद, दे कैन गो विद। ओके। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि फायदे होंगे और नुकसान भी होंगे। फायदा ये होगा कि वो मोटिवेटेड होंगे, सब कुछ होगा। नुकसान क्या होगा? हाईली मोटिवेटेड बट सब ऑप्टिमल डिसीजंस में बी मेड, अगेन डिसफंक्शनल डिसीजंस, क्योंकि जब आप उनको पावर दे दोगे तो हो सकता है कि वो ऐसे फैसले लें जो उनके अपने इंटरेस्ट में हो, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर कंपनी। हम्म। ठीक है, सही। and then in practice, fourth objective is recording the movement of goods and services. So transfer pricing is simply us to assist in recording the movement of goods and services between divisions. Through transfer pricing you can also assist and you can also record कि कौन सी जो गुड है वो कहाँ से किस डिवीजन के किस डिवीजन में जा रही है और किस वैल्यू पे जा रही है, कौन सा डिवीजन क्या चीज कौन से डिवीजन को दे रहा है एंड देन कितनी वैल्यू पे दे रहा है। हम्म। ठीक है, सो यू कैन बेसिकली ट्रैक द मूवमेंट ऑफ अ गुड विद इन द कंपनी, विद इन द डिविजन्स। ओके। Now we have an example. See, impact of transfer pricing. Transfer pricing does nothing more than moving profits from one division to another. टोटल प्रॉफिट को इम्पैक्ट नहीं करती, विद इन द डिविजन्स प्रॉफिट इधर से उधर हो सकता है। ठीक है, सही है। फॉर एग्जाम्पल रीड फ्रॉम हेयर, फॉर एग्जाम्पल For example, consider a company with two divisions, A and B, where A makes a product for $10 per unit and B sells 1,000 units for $25 each. सो ए एक प्रोडक्ट बनाता है विच इज $10 पर यूनिट और बी वो प्रोडक्ट सेल करता है फॉर $25। सही है ना? इमेजिन देयर वाज नो ट्रांसफर प्राइस, मतलब ए सामान बनाएगा, बी को देगा फ्री में और बी आगे सेल करेगा फ्री में। देयर इज नो ट्रांसफर प्राइस, देयर बोथ ऑफ देम आर नॉट प्रॉफिट सेंटर्स, एवरीथिंग इज सिंपल। सही है, तो क्या होगा? डिवीजन ए की सिर्फ कॉस्ट होगी, रेवेन्यू नहीं होगा, हाँ, रेवेन्यू क्योंकि नहीं दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग ना, दे आर नॉट अ प्रॉफिट सेंटर नाउ, फॉर नाउ देयर इज नो ट्रांसफर प्राइस। ओके। ऐसी डिवीजन बी का सिर्फ रेवेन्यू होगा, कॉस्ट कोई नहीं होगी। यस। तो टोटल कंपनी का क्या वो होगा? 25,000 रेवेन्यू 1,000 यूनिट्स के हिसाब से और कॉस्ट 10,000, सो प्रॉफिट 15,000। ओके। डिवीजन ए में लॉस आ रहा होगा, बेसिकली यू कैन से कि डिवीजन ए इज अ कॉस्ट सेंटर, ठीक है। not a profit center, just a cost center in this example. यस।
कि ये सिर्फ कॉस्ट इनकर कर रही है, रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, दैट्स इट। Mhm. और डिवीजन बी को यू कैन से रेवेन्यू सेंटर, कि उनकी कोई कॉस्ट वॉस्ट नहीं है, वो सिर्फ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। Okay. सही है। जी, understood. इसके बाद हमने क्या किया, इमेजिन अ डिफरेंट सिनेरियो, हमने इन दोनों को प्रॉफिट सेंटर बना दिया। Mm-hmm. Now imagine if we instead we were to introduce a transfer price of $15 per unit, means B जो है वो A को पे करेगा $15 फॉर ईच यूनिट, जो B आगे लेके सेल करेगा। Mm-hmm. बात समझ आई? जी, A हर यूनिट बना कितने का रहा था, $10 का, yes. और आगे कितने का सेल करेगा, 15 का। Yes. तो A के पास $10 पर यूनिट के हिसाब से $10,000 की कॉस्ट आ गई पहले की तरह, Yes. और $15 पर यूनिट के हिसाब से 15,000 का रेवेन्यू आ गया। Exactly. और B के पास वो रेवेन्यू कॉस्ट में आ गया। Yep. ठीक है, ठीक है, सही। तो वही रेवेन्यू की कॉस्ट में आ गया, और B ने जो उसको बाहर सेल किया $25 का, तो B के पास वो रेवेन्यू आ गया। ओके। इससे हुआ क्या, अगेन सी, टोटल कंपनी का रेवेन्यू कितना, 25। यस। कैसे 25 कैसे? Because sales that division A made was 15,000. चलो आप एक काम करो, इसको छोड़ो, आप ऐसे बता दो। चलो आप दोनों डिविजन्स के रेवेन्यूज को ऐड कर लो, दोनों डिविजन्स की कॉस्ट को ऐड कर लो, मुझे टोटल बताओ। टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 25 प्लस 15। Yes, that is 40. 40। और टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, And 25. So 25। minus 25, that is 15,000. तो पूरी कंपनी का 15,000 का प्रॉफिट हो गया। Yes. पहले कितने का प्रॉफिट था, 15,000. लेकिन रेवेन्यू और कॉस्ट इंक्रीज हो गए दोनों, अगर आपको नजर आए। Yeah. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा बस इसलिए हुआ कि हमने बीच में फजूल में एक चीज घुसा दी, हमने एडिशनल रेवेन्यू और एडिशनल कॉस्ट घुसा दी। ये दोनों एक तरीके से नेट ऑफ हो रहे हैं दोनों के साथ। Oh, okay. Right. और जब नेट ऑफ होंगे तो अल्टीमेटली आपके पास यही बचेगा, 25,000 का रेवेन्यू और 10,000 की कॉस्ट। Right. सही। कंपनी वाइड आपके पास यही बचेगा। Okay. बात समझ आई? Yes. तो अल्टीमेटली 15,000 का रेवेन्यू और 15,000 की कॉस्ट आपस में नेट ऑफ हो रहा है, क्योंकि घर के अंदर ही एक दूसरे को पैसे दे रहे हैं ना, एक की कॉस्ट दूसरा का रेवेन्यू, को ओवरऑल थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से थोड़ी कोई इनकम या एक्सपेंस हो रहा है। Yes. कंसोलिडेशन याद है ना? सेम थिंग, लाइक दो अलग अलग कंपनीज में नहीं हो रहा है, ये कंसोलिडेशन दो अलग अलग कंपनीज में होती थी, बट दिस इज द सेम थिंग विद इन द हाउस। अगर आप किसी को कुछ सेल कर रहे हो तो ऑल्दो इंडिविजुअली तो आपके डिवीजन के रेवेन्यू में आ रहा है, दूसरे डिवीजन की कॉस्ट में आ रहा है, लेकिन कंपनी वाइड तो ना वो रेवेन्यू है ना वो कॉस्ट है। Okay. Fine. अंडरस्टूड? Yes. तो कंपनी वाइड अगर आप देखो तो अभी भी वही परफॉर्मेंस है, 25 10 15। इट्स जस्ट दैट हुआ क्या, पहले हमारा टोटल प्रॉफिट 15 था, उसको हमने डिवीजन में तोड़ दिया। 15 में से 5 जो है वो डिवीजन ए ने अर्न किया है, और 10 जो है वो डिवीजन बी ने अर्न किया है। Okay. डिवीजन ए ने 5 कैसे अर्न किया, $10 पर यूनिट कॉस्ट थी और $15 पर यूनिट का सेल किया था, रिमेम्बर? Yes. तो $5 पर यूनिट डिवीजन ए ने अर्न किया, और 1000 यूनिट्स के लिए $5,000। Yep. सिमिलरली डिवीजन बी ने 15 वाली चीज लेके 25 में सेल की, तो उन्होंने $10 पर यूनिट का प्रॉफिट अर्न किया। Okay. सही है। तो उनको 10,000 का ओवरऑल टोटलिटी पे, इन शॉर्ट हुआ क्या कि हमने प्रॉफिट को ब्रेक कर दिया।
between the divisions. यस। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि ट्रांसफर प्राइस इज नाउ 16 नॉट 15, इट इज 16, अब क्या होगा? डिवीजन ए का और डिवीजन बी का, डिवीजन ए की सेल्स कितनी हो जाएगी? 16,000. 16,000, $16 into 1,000 units, and then कॉस्ट कितनी होगी? The cost is gonna be 15, or the cost is gonna be Cost was $10 per unit. So according to $10 for 1,000 units, it is going to be 10,000. 10,000. तो डिवीजन ए का प्रॉफिट कितना हो गया? 6,000। Yeah. और डिवीजन बी के लिए कॉस्ट कितनी हो गई? वही डिवीजन ए की सेल्स। 16,000. और इनकी सेल्स कितनी थी? वही $25 पर यूनिट के हिसाब से। एक्सटर्नल मार्केट पे जो ये सेल कर रहे हैं $25,000। तो इनका प्रॉफिट अब कितना हो गया? 9,000। टोटलिटी पे आप देखो, अभी भी वही 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है पूरी कंपनी को। Oh yeah. इट्स जस्ट दैट 10 और 5 के बजाय अब कितना हो गया वो? 9 और 6। Yeah. Okay. ए ने ज्यादा चार्ज किया तो अल्टीमेटली क्या हुआ? बी की कॉस्ट बढ़ गई, ए का रेवेन्यू बढ़ गया। तो बी के प्रॉफिट में से $1,000 उठ के ए के प्रॉफिट में आके ऐड हो गया। Right. सही है. क्लियर? Yes, clear. ओके। सो दिस इज हाउ दे प्ले विद ट्रांसफर प्राइसेस, ठीक है? Okay. Now again, this is how you can show it all. About division A, division B, revenue, external revenue कितना है, internal revenue कितना है, Mm-hmm. तो externally कितनी sales की है, internally कितनी sales की है। Then costs में अगर आप आओ तो इनकी तो division A की तो सारी की सारी external cost होगी, सिर्फ internal cost कुछ नहीं होगी, क्योंकि division A तो division A से पहले कोई division थोड़ी है जिससे वो कुछ खरीद रहा हो within the company। Yes. डिवीजन ए जो भी बना रहा है खुद बना रहा है स्क्रैच से, तो वो सारी एक्सटर्नल कॉस्ट इनकर कर रहा है। Okay. डिवीजन ए ने इंटरनली डिवीजन बी को ये सेल की है वाई डॉलर्स या वाई यूनिट्स व्हाटएवर इट इज, तो ये Okay. डिवीजन बी की कॉस्ट में आ रहे हैं, इंटरनल कॉस्ट में। सी, Mm-hmm. ए की सेल्स, बी की कॉस्ट, Yes. एंड देन ऑब्वियसली बी की कोई एक्सटर्नल कॉस्ट भी होगी। बी उस पर खुद भी, बी क्या कर रहा है? बी ए से सामान ले रहा है विच इज वाई, Mm-hmm. और फिर उस पर खुद भी थोड़ा सा काम कर रहा है Okay. विच इज देयर Yes. एक्सटर्नल कॉस्ट। Mm-hmm. ठीक है? तो ऐसे आप डिवीजन वाइज ब्रेकअप दिखा सकते हो, और ऐसे ये पूरा कंपनी का ब्रेकअप हो गया। Yeah. Okay. कंपनी में इंटरनल, ओवरऑल कंपनी वाइड इंटरनल आप सेल्स या रेवेन्यू ऑब्वियसली कुछ नहीं दिखा सकते, क्योंकि इंटरनल सेल्स रेवेन्यू आप थोड़ी ऐसे कुछ दिखा सकते हो। मैंने अपने आप को $10 की सेल्स की, तो मैं तो $10 की सेल्स करके बैठा हूँ आज। नो, आपने एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में निकाल के $10 रख दिए, तो इसका मतलब थोड़ी आपने $10 अर्न किया, राइट? Yes. ठीक है? Okay. Understood. ओके। तो यही चीज उन्होंने सी इस पूरे इसके अंदर करके दिखाई हुई। आप इसको डीप डाउन आराम से देख के कर सकती हो। ये ठीक इनकी डिवीजन एक्स की एक्सटर्नल सेल्स है, और ये इनकी इंटरनल सेल्स है। तो सी इंटरनल डिवीजन एक्स की जो सेल्स है वो डिवीजन वाई की इंटरनल कॉस्ट बन गई, Mm-hmm. और फिर उस पर उन्होंने खुद थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया होगा। सही है? Yeah. और इनकी इंटरनल सेल्स 0 है डिवीजन वाई की। सी, क्योंकि ये तो लास्ट डिवीजन है ना। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे से डिवीजन वाई की डिवीजन बी की एक्सटर्नल सेल्स 0 है। क्यों? क्योंकि डिवीजन ए डिवीजन बी को इंटरनली सेल कर रहा था। Mm-hmm. अब डिवीजन बी के पास तो डिवीजन सी नहीं है ना कि वो उसको कुछ सेल करे। डिवीजन बी तो बाहर ही सेल करेगा फिर जाके मार्केट में। Right. Yes. बात समझ आई? Yeah. तो इसलिए डिवीजन बी की कोई इंटरनल सेल्स नहीं होगी। Okay.
जैसे डिवीजन ए की कोई इंटरनल कॉस्ट नहीं थी, क्योंकि डिवीजन ए के पास डिवीजन जीरो थोड़ी था जिससे वो कुछ खरीद रहा हो, राइट राइट उससे राइट। पीछे कोई डिवीजन नहीं थी, ऐसी बी के आगे कोई डिवीजन नहीं है। सही है। सही है। तो यस। डिवीजन ए के पीछे कोई डिवीजन नहीं थी जहां से कोई इंटरनली सामान फ्लो होता हुआ आ रहा हो तो वो इंटरनल कॉस्ट में आ रहा हो। ऐसे डिवीजन बी के आगे कोई डिवीजन नहीं है जिसको इंटरनली कुछ सेल कर पा रहा हो। ठीक है। ठीक है। इसलिए इन दोनों की इंटरनल एक्सटर्नल सेल्स और कॉस्ट जीरो जीरो हो गई, ओके। क्योंकि कर ही नहीं सकते भाई। हाँ। ऐसे यहाँ पे सही डिवीजन वाई की इंटरनल सेल्स जीरो है और डिवीजन एक्स की इंटरनल कॉस्ट जीरो है। अंडरस्टूड। ठीक है। ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस ये लिखी हुई। ओके। ट्रांसफर प्राइस अगर उन्होंने चेंज कर दी तो सी, वो 12 से 30 हो गया। हम्म। तो वो जो डिवीजन ए का प्रॉफिट 2 था और डिवीजन बी का प्रॉफिट 25 था, हम्म। अब वो क्या हो गया सी, 20 और 27। कितना चेंज आ ओके। गया सी। पहले पूरी यस। कंपनी का प्रॉफिट कितना था, 27, या। और उसका ब्रेकअप किया था 2 और 25। राइट। यस। अब पूरी कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 27 ही है, लेकिन उसका ब्रेकअप कितना चेंज हो गया सी, 20 और 7। यस। आई सी इट। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी सेल्स बढ़ा दी, 12 से 30 कर दी, हम्म। इंटरनल वैल्यू बढ़ा दी, महंगी दे रहे हैं अब ये। ओके। तो अल्टीमेटली डिवीजन वाई बेचारे को महंगा सामान खरीदना पड़ा तो उसका प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज हो गया और डिवीजन एक्स के पास चला गया। ठीक है। नाउ हाउ डू वी सेट ट्रांसफर प्राइसेस? अगर तो एक्सटर्नल मार्केट है तो हम एक्सटर्नल मार्केट प्राइस चार्ज करेंगे। ओके। और ऐसा क्यों? क्योंकि सी, अगर आप लॉजिकली सोचो, डिवीजन ए एक ऐसा सामान बना के सेल कर रहा है डिवीजन बी को जो वो बाहर भी सेल कर सकता है। हम्म। अब डिवीजन ए के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो इटसेल्फ प्रॉफिट सेंटर है, उसने तो प्रॉफिट अर्न करना है, ज्यादा से ज्यादा अर्न करना है। हम्म। तो यस। डिवीजन ए क्यों भाईचारे के अंदर, ब्रदरहुड के अंदर कम वैल्यू पे सेल करके देगा डिवीजन बी को? वो ऐसा थोड़ी करेगा, वो कहेगा भाई मैं तो, आपको लेना है तो लो, नहीं तो मैं बाहर सेल कर दूंगा। राइट। बिल्कुल। तो अगर आपको भी लेना है तो आप बाहर वाली प्राइस पे ही लो मुझसे। ओके। सही है। सही है, क्योंकि मेरे पास तो मार्केट एग्जिस्ट करती है इस चीज की जो मैं सेल कर रहा हूँ। सही है। ठीक है। ओके। क्लियर? यस क्लियर। ठीक है। तो जब एक चीज की मार्केट एग्जिस्ट करती होगी तो हम मार्केट बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे और उस चीज की मार्केट प्राइस चार्ज करेंगे। ओके। माइनर एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं कि भाई इमेजिन हम जब मार्केट में सेल करते हैं तो हम उस चीज को पैक करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइक कॉस्ट लगती है, जाना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह वगैरह। हम्म। जब इंटरनली हम सेल कर रहे होंगे तो चलो ये वाली कॉस्ट नहीं लगेगी, हम बगैर पैक किए दे देंगे भाई, क्योंकि इंटरनली राइट। कंपनी के अंदर तो जरूरी नहीं है ना साफ सुथरा करके देने का, वो तो हम वैसे ही दे देंगे, ये लो भाई सामान पकड़ो, काम शुरू करो। ओके। यस। ट्रैवलिंग कॉस्ट नहीं लगेगी क्योंकि विद इन द कंपनी आप दे रहे हो ऐसी। तो हम्म। चलो अगर इमेजिन आप टोटल $10 आपने सामान के चार्ज करते थे और $2 आप पैकेजिंग के चार्ज करते थे और $1 आप जो है ना ट्रैवलिंग के चार्ज करते थे, तो आप टोटल $13 में बाहर सेल करते थे सामान। तो बेशक यस। चलो आप 10 का सेल कर दो इंटरनली, क्योंकि आपकी इस वजह से ये 2 और 1 पैकेजिंग और ट्रैवलिंग बच रहा है, तो चलो आप 10 में दे दो, आपको कोई लॉस नहीं हो रहा। यस। ये 2 और 1 वैसे भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं था, ये आपकी कॉस्ट कवर कर रहे थे, और अब वो कॉस्ट ही नहीं है तो उसको कवर करने के लिए रेवेन्यू की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइन। ओके। तो आप थोड़ी बहुत माइनर एडजस्टमेंट करके जरूर इंटरनली सेल कर सकते हो, लेकिन मार्केट प्राइस पे आप सेल करोगे विद अ लिटिल एडजस्टमेंट व्हेन अ मार्केट एग्जिस्ट्स फॉर द थिंग यू आर ट्रांसफरिंग। ओके। सही है। अब इमेजिन अगर तो मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हम कॉस्ट बेस्ड अप्रोच पे जाएंगे। ओके। सही है। और कॉस्ट बेस्ड अप्रोच हम कौन सी हमेशा लेंगे? एक्चुअल पर स्टैंडर्ड कॉस्ट पे। स्टैंडर्ड कॉस्ट लेंगे। क्यों? एक्चुअल क्यों नहीं लेंगे? यू कैन रीड द फर्स्ट लाइन।
या इन एक्चुअल कॉस्ट हमारी जो कॉस्ट होगी वो कंट्रोल नहीं होगी, दैट इज वन ऑफ द रीजंस। क्योंकि अगर आपको पता है कि यार मेरी जो भी एक्चुअल में कॉस्ट होगी मैं उसके ऊपर एक प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा और मैं सेल कर दूंगा, मेरी कॉस्ट तो रिकवर हो जाएगी, बात खत्म। फिर आप मोटिवेटेड नहीं होगे अपनी कॉस्ट को विद इन द लिमिट रखने के लिए। आपको पता होगा कि आपकी जो भी कॉस्ट लगनी है वो एट द एंड ऑफ द डे बायर डिवीजन ने वापस कर देनी है, पे कर देनी है आपको। तो ये तो एक तरीके से बायर डिवीजन के साथ अनफेयर नहीं कर रहे हम। हाँ, फिर उनको ज्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी हमें, वो ज्यादा हमें पे कर रहे होंगे। इसलिए हमेशा आप जब कॉस्ट चार्ज करोगे वो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट चार्ज करोगे। इस वजह से होगा कि आप अपने बजट के अंदर अंदर रहने के लिए मोटिवेटेड होगे। आपको पता होगा कि भाई ये प्राइस है, इससे नीचे नीचे रहना है, ये कॉस्ट है। एंड ऑब्वियसली स्टैंडर्ड कॉस्ट बाइंग डिवीजन के लिए भी अच्छा होगा। क्यों? ताकि उनको एडवांस में पता होगा कि क्या कॉस्ट वगैरह हमें पड़ने वाली है और उसके हिसाब से हम अपना बजट अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। ठीक है। ओके। ना यू कैन यूज डिफरेंट मेथड्स। आप फुल कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज ले सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर कोई परसेंटेज लेके चार्ज कर सकते हो, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। एंड यू हैव एन एग्जांपल राइट है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमें, ये तो खैर पूरा पीएनएल मांगने बनाने को कह रहे हैं डिवीजन वाइज, लेकिन हम सिर्फ ट्रांसफर प्राइस करेंगे। तो इन्होंने दो तरीके से मांगी हुई है ट्रांसफर प्राइसिंग, आइदर फुल कॉस्ट मेथड और मार्जिनल कॉस्ट मेथड। तो सेलर डिवीजन कौन है? डिवीजन ए। यस। तो मैं अगर डिवीजन ए की बात करूं, उनकी फुल कॉस्ट क्या हो गई? 8 + 2, दिस इज 10 वेरिएबल कॉस्ट, प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 10,000 द फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट OAR which is 6। तो इनकी फुल कॉस्ट हो गई 16। या तो 16 + 10% दैट इज 17.6, दिस इज फुल कॉस्ट प्लस 10%। और मार्जिनल कॉस्ट प्लस 10% की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी है उनकी? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ओनली 10। यस 8 + 2, yes, so 8 + 2 is equal to 10, and then उसका 10% additional add कर लेंगे for profit. How much will that become? 11. ओके। So this became their marginal cost plus 10%. ठीक है? This is how you can charge. ओके। This is how you can make your prices. ओके। अभी आपको अगेन सिनेरियोस बताए हैं कि भाई आप ऐसे ऐसे कैलकुलेट करके देख लो। आई डोंट नो क्या किया हुआ है, बट अगर आप ना भी करो, कर लो तो मर्जी है, ना करो तो मसला नहीं है। ठीक है। Okay, now wait 1 second. Okay. Now, finding an optimal transfer price. मोरलेस जो सामान जो चीजें ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, मोरलेस वही चीजें होंगी। ठीक है। Now, an optimal transfer price in scenario 1, let's see. Scenario 2, ठीक है, हाँ। Division has a spare capacity and when they are working at full capacity, right? हाँ, ठीक है। I So understood there are multiple scenarios. There's the spare capacity and non-spare capacity. You don't have to repeat it. It's okay. Okay. Continue. So there are 3 scenarios. Okay. Scenario number 1 इसकी हम बात करके आ चुके। What is scenario number 1? Perfect A market. market exists. Yes. So what will we charge? Market price plus minus any small adjustments। वही कि अगर भाई इंटरनली सेल कर रहे हो तो आपको ट्रैवल कॉस्ट नहीं लगनी, आपको पैकेजिंग कॉस्ट नहीं लगनी, तो आप बेशक वो वाली चार्ज मत करो, उसको कट ऑफ कर दो अपनी सेलिंग प्राइस में से और कम प्राइस में पे कर सेल कर दो टू द अदर डिवीजन। ठीक है? This is basically the criteria of setting the TP, right? Yes. Okay.
ठीक है. ठीक है. सो इफ अनदर मार्केट एग्जिस्ट्स एंड आल्सो अगेन रेलेवेंट कॉस्टिंग की तरीके से आप लॉजिकली भी सोचो तो इसको कर सकते हो आप इस चैप्टर को. जैसे रेलेवेंट कॉस्टिंग प्योर लॉजिक बेस्ड था ना, बिल्कुल वैसे ही. ओके. तो अगर एक एक्सटर्नल मार्केट एग्जिस्ट करती है तो आप क्या करोगे? अब इमेजिन 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 आप एक चीज सेल करते हो $45 की, जिसमें से आपकी वो जो चीज की सेलिंग प्राइस है दैट इज 40 और $5 आप चार्ज करते हो विद ट्रैवलिंग और शिपमेंट वगैरह उन चीजों के. ठीक है. यस. और एक्स्ट्रा अब हमारा डिवीजन ए की ये डिटेल्स है सारी. और एक थर्ड पार्टी सप्लायर आया, और आपको कहता है कि मुझसे सामान ले लो $42 का. तो डिवीजन बी को in the broader perspective of a company, in the benefit of the company, किससे सामान लेना चाहिए? डिवीजन ए से या थर्ड पार्टी सप्लायर से? The third party supplier, because he's gonna get the profit of $3. He's gonna save $3. यस, बट अगर आप ये वाली बात देखो कि भाई डिवीजन ए तो असल में सामान 40 का सेल करता है, ये 5 तो डिस्ट्रीब्यूशन और पैकेजिंग कॉस्ट थी. अगर ये इंटरनली सेल करेगा तो ऑब्वियसली वो $5 चार्ज नहीं करेगा, फिर वो सिर्फ 40 में सेल करेगा. Oh yeah. तो आप Then किससे division लेना चाहिए? तो ऑब्वियसली डिवीजन ए. और अगर आप डिवीजन बी और अगर डिवीजन बी थर्ड पार्टी से जाके ले फिर भी सामान, तो क्या होगा? $2 का लॉस होगा. ठीक है. बात समझ आई? या. ठीक है. तो सिनेरियो नंबर 1 ये था. व्हाट इज सिनेरियो नंबर 2? सिनेरियो नंबर 2 इज कि जो सेलिंग डिवीजन है मींस डिवीजन ए, इट इज वर्किंग एट, इट हैज स्पेयर कैपेसिटी. अब जब आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है मींस आपके पास सामान बनाने के लिए जगह बहुत है, आपकी फैक्ट्री चल रही है, लेकिन आपको सामान बनाने के लिए ऑर्डर वॉर्डर नहीं है आपके पास कुछ, आप ऐसे फारिग बैठे हो दुकान खोल के. तो आप क्या करोगे? अब आपके पास अगर डिवीजन भी ऑर्डर लेके आएगा कि यार मेरे लिए चलो इतने सामान बना दो, शाबाश फारिग ही बैठे हो तो मेरे लिए जरा बना दो, तो आप उसको क्या चार्ज करोगे? सी फिक्स्ड कॉस्ट आपकी ऑलरेडी इनका हो रही है. ठीक है. अब वो ऑर्डर लाए ना लाए आपकी फिक्स कॉस्ट तो लग रही है. तो ये तो फिक्स कॉस्ट तो आप उसको चार्ज करते हुए अच्छे नहीं लगोगे. वो बोलेगा बेटा फिक्स कॉस्ट तो मेरी वजह से हो नहीं रही आपकी, तो आप मुझे फिक्स कॉस्ट ना चार्ज करो. एंड यू विल एग्री कि ठीक है, सही बात है. तो आप उसको क्या चार्ज करोगे? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट. आपका कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप यू वर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, यू हैड नो अपॉर्चुनिटी, यू डिडंट लूज एनी अपॉर्चुनिटी, यू वर इन फैक्ट लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, राइट? राइट. यस. तो ऐसा कोई काम भी नहीं है जिसको आप रोक के इसकी तरफ डाइवर्ट हो रहे हो, आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है. या. सो यू विल ओनली चार्ज मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, जो उसके काम के लिए जो एडिशनल इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट लगे ना, कि उसका काम ना होता तो ये कॉस्ट ना लगती, और काम कर रहे हैं उसका तो कॉस्ट लग रही है, ओनली दैट कॉस्ट, ओनली दैट मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट यू विल चार्ज. ओके. Scenario number 3, when you are working at full capacity. This now again same scenario, again फिक्स्ड कॉस्ट आपकी लग ही रही है, चाहे आप उसका काम करो चाहे किसी का भी काम करो. So you're not gonna recover it from him. You're only gonna recover variable cost from him, but also if you lose any contribution because you're working at full capacity. ओके. Since you're working at full capacity means obviously you will divert your resources from someone else's project to their project, to their order. Means you will lose your contribution on the previous order which you diverted the resources from. ठीक है. ओके. यस. So that lost contribution you can add relevant costing basic. ऑलराइट. ओके. This transfer price ensures optimal decision making because if the transfer price is less than the maximum price the buying division is willing to pay. Okay, so yeah, so there will always be a maximum price
which the buying division will be willing to pay, कि भाई हम buying division एक maximum price अपने दिमाग में हमेशा रखेगी कि भाई इतना पे करेंगे, इससे ज्यादा पे नहीं करेंगे. Okay. And there Yes. will always be a minimum price as well, जो selling division अपने mind में रख रही होगी कि भाई हम इतने का sell करेंगे, इससे नीचे sell नहीं करेंगे. Mm-hmm. ठीक है. तो if the transfer price is less than the maximum price Mm-hmm. buying division is willing to pay, then the internal transfer price will take, and this will benefit the company as a whole, as the total contribution of the company will exceed the lost contribution of the selling division. In short, कि अगर आपके buying division की जो maximum price थी, आपकी जो transfer price है वो उससे नीचे नीचे कहीं agree हो गई है. Imagine buying division कह रहा था कि भाई मैं 70 से ज्यादा का सामान नहीं लूंगा. Mm-hmm. Imagine आपकी जो transfer price agree हुई है that is 60. तो इससे फायदा क्या होगा? कंपनी के अंदर की चीज कंपनी के अंदर ही रहेगी. Mm-hmm. ठीक है. Yes. So overall your company's total contribution will maximize. Okay. अब imagine हम कहते हैं कि नहीं यार हम तो आपको 80 का देंगे. Mm-hmm. अगर ट्रांसफर प्राइस हम 80 पे अटक जाते, द सेलिंग डिवीजन ए, Mm-hmm. और बाइंग डिवीजन की मैक्सिमम प्राइस कितनी थी विच दे वर विलिंग टू पे? 70. 70. तो क्या वो हमसे खरीदते? नहीं. No, because they're gonna lose फिर वो 10. बाहर से खरीदते, Yeah. और बाहर से खरीदने के चक्कर में कंट्रीब्यूशन लूज होती. डिपेंड्स के बाहर से किस प्राइस पे मिल रही थी चीज. Okay. Same goal, like you can see it here. If the transfer price is more than the maximum price that the buying division is willing to pay, then the contribution the selling department gets from selling externally will exceed the benefit from the internal transfer. कि अगर आप ज्यादा चार्ज कर रहे हो तो कंट्रीब्यूशन आप इन शॉर्ट आप बाहर से फिर कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हो तो सेलिंग डिवीजन, लाइक वो अगर वो $80 चार्ज कर रहे हैं तो बाहर जो सेल कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनली तो फिर वो दे नहीं रहे, क्योंकि इंटरनली तो वो ज्यादा मांग रहे हैं पैसे और बाइंग डिवीजन इज नॉट विलिंग टू पे इनफ. अल्टीमेटली फिर वो बाहर से कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे होंगे. जस्ट लाइक दैट. ठीक है. Now regarding minimum and maximum transfer prices, now there will always be a minimum transfer price and maximum transfer price. Okay. Now what will be the minimum transfer price? Minimum transfer price will always be for which division? Selling or buying? It's gonna be for the selling. सेलिंग डिवीजन हमेशा एक मिनिमम ट्रांसफर प्राइस अपने माइंड में रखेगा कि भाई इससे कम तो हम सेल नहीं कर रहे. एंड व्हाट इज दैट? द वेरिएबल कॉस्ट प्लस एनी लॉस कंट्रीब्यूशन. दिस इज वेरी इजी थिंग, बेसिक, राइट? क्योंकि ये तो उनकी बेसिक नीड है ना यार, कि अगर आप काम लेके आए हो तो आपके काम की वजह से जो कॉस्ट लग रही है तो वो रिकवर करेंगे ही करेंगे. इससे कम वो क्या कर रिकवर करें आपसे. और एडिशनली अगर उसकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन उनकी लूज हो रही है तो वो भी आपसे वो रिकवर करेंगे. इससे नीचे तो वो उनको लॉस होगा फिर आपका ऑर्डर लेने से. अगर मैं फारिग बैठा हूँ, आपने मुझे कहा कि यार उमर आप ना मुझे एक लेट्स सपोज मुझे एक चार्जर जरा जाके खरीद के शॉप से लाके दे दो. मैं क्या करूंगा? इमेजिन वी वर नॉट इमेजिन वी आर टू डिफरेंट सेपरेट अननोन पीपल. मैं क्या करूंगा? मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं जो चार्जर खरीद के लाया, इमेजिन मैंने चार्जर खरीदा $20 का, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एटलीस्ट $20 तो आप मुझे चार्जर के वापस करो ना पैसे. चलो मैं अपने पैसों से खरीद के लेके आ गया, एंड देन व्हेन आई विल गिव द चार्जर टू यू आई विल एक्सपेक्ट कि $20 आप मुझे दो, राइट? Yes. अब आप इससे ज्यादा जो भी दो, इमेजिन आप you are a billionaire and you are very kind enough कि आपने मुझे $1,000 दे दिए, तो मैं खुश हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है इससे ज्यादा लेने में. बट द मिनिमम आई वाज विलिंग टू पे वाज द वेरिएबल कॉस्ट, जो आपके काम बोलने की वजह से मेरा खर्चा हुआ. दिस $20 जो मैंने अपनी पॉकेट से जाके चार्जर खरीद के लाके दिया, दिस इज द मिनिमम आई एम विलिंग टू आस्क फ्रॉम यू, राइट? इससे नीचे तो मैं कुछ नहीं लूंगा. ऑब्वियसली इससे नीचे कुछ लूंगा तो मेरा लॉस है ना फिर. सही. सो वेरिएबल कॉस्ट इज द मिनिमम. तो मिनिमम तो आसान था. मैक्सिमम किसके लिए होगी? बाइंग डिवीजन के लिए होगी. बाइंग डिवीजन मैक्सिमम कितना पे करने को रेडी है
what will be that? That will be the lower of either the external purchase price from an external supplier or the net marginal revenue. Now, what is net marginal revenue? Final sales price minus additional variable cost. Now, imagine मुझे डिवीजन A से सामान मिलता है कितने का? X डॉलर्स का, आई डोंट नो, ठीक है। जब मैं डिवीजन ए से सामान खरीदता हूँ तो एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट, मैं खुद भी तो उसमें कोई कॉस्ट इनकर करता हूँ या नहीं करता? ऐसी थोड़ी लेके आगे सेल कर देता हूँ मैं उसको, कुछ उसमें फर्दर वैल्यू एडिशन करता हूँ ना। तो इमेजिन मैं उसमें $30 की वैल्यू ऐड करता हूँ, दिस इज माई ओन कॉस्ट विच आई इनकर आफ्टर परचेजिंग, और फिर टोटल मैं फाइनल सेल करता हूँ $100 का। तो अगर एक चीज मैं 100 की सेल कर रहा हूँ, उसमें से 30 मैं खुद कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम जो मेरे पास पीछे बच रहा है जिसका मैं सामान खरीद सकता हूँ वो क्या है? 70। ठीक है। Do you understand? हाँ। So final sales price minus the cost which I incur my own self, 100 minus 30. ठीक है। So the net marginal revenue was 70. ओके। 100 की एक चीज सेल कर रहा हूँ, $30 वो मुझे, उसमें मैं खुद अपनी 100 में 30 तो मैं खुद अपना खर्चा कर रहा हूँ, पीछे बचा 70। दिस इज द मैक्सिमम कि मैं बोलूंगा भाई ठीक है 70 का सामान मैं खरीद लेता हूँ, चलो दिस इज द मैक्सिमम आई कैन पे। The net marginal revenue is 70. Let's just suppose this in this example, okay? तो मेरा नेट मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया? 70। कि भाई या तो मैं 70 ले सकता हूँ, पे कर सकता हूँ, सही है। और एक्सटर्नल परचेज प्राइस, इमेजिन वही चीज मुझे बाहर से कोई सप्लायर दे रहा है $50 की। तो आप मुझे बताओ कि 70 तो चलो 100 की मैं चीज सेल करता हूँ, उसमें से 30 तो मैं अपने खुद के रिकवर कर रहा हूँ जो मैं खुद लगा रहा हूँ उसके अंदर, पीछे वाला 70 जो मैं मैक्सिमम पे कर सकता हूँ, चलो 70 का सामान मैं आपसे ले लूंगा, दैट वाज द नेट मार्जिनल रेवेन्यू, राइट? यस। लेकिन वही सामान मुझे एक्सटर्नल कहीं से बाहर 50 का मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? I'll maximum pay 50. यस, मैं 50 का लूंगा। मैं बोलूंगा भाई 50 का बाहर से मिल रहा है, देना है तो दो, वरना मैं बाहर से ले लूंगा। ओके। तो लोअर ऑफ हो गया। हाँ। नाउ इमेजिन बाहर से सामान मिल रहा था 90 का, तो मैं क्या करूंगा अब? भाई 90 तो मैं दे ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि $30 अगर मैं खुद लगा रहा हूँ एक चीज के अंदर और उसमें 90 मैं आपको और दे दूं, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 120। अगर 30 में मेरी अपनी कॉस्ट है, 90 का मैं आपसे सामान खरीद लूं, मतलब ये भी मेरी कॉस्ट बन गई, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 120। यस। और वो चीज मैं सेल कितनी करता हूँ? सिर्फ 100 की, तो मुझे तो लॉस हो जाएगा ना। यप। तो अब मैं कितना पे कर सकता हूँ? मैक्सिमम 70। अब मैं आपको बोलूंगा भाई ऑल्दो बाहर जितने की भी मिल रही है, आई एम सॉरी, मैंने आपसे पहले बदतमीजी की, मुझे आप प्लीज आई रिक्वेस्ट यू 70 में दे दें, दिस इज द मैक्सिमम आई कैन पे, बिकॉज इससे ज्यादा मैं जाऊंगा तो मुझे लॉस होगा। राइट। सही तो है। हो गया फिर से लोअर ऑफ। जी हो गया। तो वी विल ऑलवेज गो विद द लोअर ऑफ नेट मार्जिनल रेवेन्यू एक्सटर्नल परचेज प्राइस। ओके। ओके, चैप्टर एंडेड। कुछ क्वेश्चंस हैं ये हम कर लेंगे, फिलहाल रिकॉर्डिंग में सेव कर रहा हूँ। चैप्टर एंडेड।